एंडिंग में जाके, ये एंड पे जाके आपकी जो है वो, यानी कि 31 दिसंबर में एंडिंग लायबिलिटी के अंदर ही आएगी। ये मई जून 2000 एएस अकाउंटिंग में एमसीक्यूज का पेपर है हमारा, मई जून 2022-13 का पेपर है। इसका पहला पार्ट हम कर चुके थे रिवर्स जाते हुए, दूसरा हमने इसको कंप्लीट करना था, वो मैं करवा रहा हूँ आपको। तो कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में 10,000 का लोन भी आएगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करेंगे आप, और ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 9,000 का प्रॉफिट हमारा ये आ रहा था जो हमने सॉल्व किया था। तो अब चलते हैं, समरी ऑफ ए ट्रेडर बैंक स्टेटमेंट फॉर हिज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग शोड द फॉलोइंग अमाउंट्स। Receipt from credit customer 25,000 है, cash sales takings banked 82,000 है। The trader took 2,000 every month from takings as drawings before banking the remaining। ये मैंने आपको बताना था कि आपको पता है कि हम कैश अकाउंट जो है ना वो बनाते होते हैं, और कैश अकाउंट बना के हम देखते हैं कि कैश अकाउंट किस तरीके से हमारा जो है वो डेवलप होता है। अब ठीक हो गया है। तो आपको पता है कैश अकाउंट हमें तब बनाना पड़ता है जब हमारे पास कैश सेल्स हो लेकिन उसकी अमाउंट हमें पता ना हो। कैश सेल्स हैं डेबिट साइड पर, लेकिन टोटल कैश सेल्स हमें पता नहीं है, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। इधर हमारी क्या आ जाएगा जी, इधर आपका जो है वो कैश बैंक आ जाता है जो हम बैंक में जमा कराते हैं, और कैश सेल्स का वो हिस्सा जो आपने बैंक में जमा कराया है बेटा, वो कितना है, 82,000। ये लिखा हुआ है ना, कैश सेल्स टेकिंग्स बैंक, कैश सेल्स का वो हिस्सा जो हमने बैंक में जमा करा दिया है वो कैश बैंक आ जाए। फिर हमने 2,000 एवरी मंथ टेकिंग्स में से ड्राइंग्स की हैं बिफोर बैंकिंग द रिमेनिंग टेकिंग्स, यानी कि टेकिंग्स का मतलब सेल्स ही है ना, कैश सेल्स में से हमने 2,000 एवरी मंथ ड्राइंग्स की हैं, वो कितनी बन जाएगी बेटा, 24,000 की, क्योंकि 2,000 एवरी मंथ है ना, तो 12 महीनों की अगर हम करेंगे तो 12 × 2,000 24,000 की ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी। इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कैश सेल्स हमारी फाइंड हो जाएंगी, हम फाइंड कर लेंगे, और वो आती है 106,000। ये आपके पास कैश सेल्स हमने अब फाइंड की। बेटा क्रेडिट सेल्स क्या होती हैं, कैश से टोटल सेल्स क्या होती हैं, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। तो कैश सेल्स तो मैंने निकाल ली। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि सर कैश सेल्स क्यों निकालेंगे आप, याद करें मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हालांकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बहुत दफा हमने ये रिपीट किया है। इफ सम अमाउंट इज पेड, इफ सम अमाउंट इज पेड फ्रॉम कैश सेल्स and the remaining amount is deposited into bank, if some amount is paid from cash sales, then we have to prepare cash account to find total amount of cash sales। और इस केस में कैश बैंक भी क्वेश्चन में दिया होता है, यानी कैश सेल्स का वो हिस्सा जो हमने बैंक में जमा करा दिया, तो वो बेटा 82,000 था, वो क्रेडिट पे आ जाएगा ना, उसकी एंट्री बैंक टू कैश है, कैश क्रेडिट हो रहा है बैंक की वजह से, ड्राइंग्स टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग की वजह से, 2,000 एवरी मंथ है तो 24,000 आ जाएगी, और टोटल कैश सेल्स हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल आएगी 1,06,000। अब हम क्या बनाते हैं जी, हमें बनाना है किसका, SLCA का अकाउंट। SLCA क्यों बनाना है सर, गुड क्वेश्चन। क्रेडिट सेल्स नहीं निकालनी है आपने, आपने अभी निकाली है कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स मिलकर होती है ना टोटल सेल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर कैरिड डाउन जो है वो हमें दिया हुआ है 9,500 है, और ब्रॉट डाउन जो है वो है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है, ये लिखा हुआ है, साल का बैंक का बिजनेस का पहला साल है। और रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर वो किस साइड पे आता है, इस साइड पे आता है रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, और वो दिया हुआ हमें कितना, 25,000। तो क्रेडिट सेल्स आपकी आ जाएगी इधर, यानी क्रेडिट सेल्स हमारी फाइंड हो जाएंगी, और वो आपकी आ जाएंगी 25,000 प्लस 9,500, 34,500। जी क्रेडिट सेल्स कम है, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट सेल्स कम हो और कैश सेल्स ज्यादा हो, तो आपका टोटल करेंगे तो आपका आंसर बेटा आ जाएगा 1,40,500। तो 1,40,500 इन दोनों का टोटल करके आप टोटल सेल्स फाइंड कर लेंगे। कैश सेल्स 1,06,000 और क्रेडिट सेल्स 34,500, तो आपकी टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 1,40,500। ये मैंने आपको 12 MCQ सॉल्व करके बताया, कल इसीलिए नहीं करवाया था, मैंने कहा थोड़ा ये टेक्निकल था ना, मैंने कहा सॉल्व करके फिर आपको इसको समझाऊंगा।
तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से आपको इजीली समझ जो है वो आएगा जी। तो आगे हम देखते हैं 11 की हम बात करते हैं। विच आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए सोल ट्रेडर। कौन सा आइटम ऐसा है जो इनकम स्टेटमेंट सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट में आता है। तो बता दें आप जी, आप में से कोई भी बता दे कौन सा आइटम है जो सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट में आता है जी। बता दो। सर सी बात। जी बिल्कुल सही है, सी आंसर है, यस। विच आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ सोल ट्रेडर। इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन। तो सी वन ओनली इज गोइंग टू बी द आंसर, क्योंकि इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन एक्सपेंस के तौर पे आता है इनकम स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, पार्टनरशिप में, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कंपनी में आता है। ठीक है जी, तो ये दोनों इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। आगे चलते हैं जी, 10 को देखते हैं। A business provided the following information: credit sales दी हुई है, receipt from customer है, bad debts दिए हुए, contra recorded between purchase ledger and sale ledger दिया हुआ है 80 का। The net trade receivable recorded in the statement of financial position at the end of the year was 1660. What was the balance on the provision for doubtful debts at the end of the year? तो याद रखिएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम निकालते हैं एंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स पर। तो पहले एंडिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं, वो है 93730 बेटा आपका है क्रेडिट सेल्स, डेबिट पे आती है ना। रिसीट फ्रॉम कस्टमर माइनस कर देंगे, -76,500 क्योंकि डेबिट पे आती हैं। बैड डेट्स डेबिट पे आते हैं, ये भी माइनस कर देंगे। और कॉन्ट्रा भी डेबिट पे क्रेडिट पे आता है, ये भी माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 17,000। 17,000 में से 16660 माइनस कर देंगे तो आपका प्रोविजन का बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 340। तो ए आंसर है 340 का आपका। कैसे निकाला दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपने बनाया है SLCA, और SLCA के अंदर आपने क्रेडिट से लिखी है डेबिट साइड पर 93730। रिसीट फ्रॉम कस्टमर पैसे मिल रहे हैं आपको, क्रेडिट पे आ जाएगी। SLCA के बैड डेट्स भी क्रेडिट पे, कॉन्ट्रा भी क्रेडिट पे। तो 93730 में से ये तीनों माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17,000। 17,000 आपके ट्रेड रिसीबल्स। बैलेंस शीट में वो कहता है कि हमने ट्रेड रिसीबल, नेट ट्रेड रिसीबल प्रोविजन माइनस करने के बाद वाले वो लिखे हैं 1660, जबकि आपके कंट्रोल अकाउंट से ट्रेड रिसीबल आ रहे हैं 17,000। तो डिफरेंस जो है वो क्या है, वो प्रोविजन है जो माइनस हुई हुई थी, वो प्रोविजन है जो माइनस करके आपने नेट ट्रेड रिसीबल लिखी। तो व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 340। ए इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सोल ट्रेडर आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सोल ट्रेडर के लिए सही है। सोल ट्रेडर के लिए कैश ड्राइंग्स फॉर द ईयर आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, नो। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नो। प्रीपेमेंट्स ओनली अपीयर इन द इनकम स्टेटमेंट, नो, बैलेंस शीट में भी आती हैं। ट्रेड रिसीबल अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रेड रिसीबल्स अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो डी आंसर है हमारा, 4 ओनली इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी हमारा आंसर आ जाएगा, 4 ओनली इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं कि हम amount of the expenses for rent and rates recorded in the income statement for the year ended 31st December was 76230। इनकम स्टेटमेंट फिगर दी हुई है आपको। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज आल्सो अवेलेबल, रेंट एक्रूड दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, और रेंट रेट्स प्रीपेड भी दिए हैं। हाउ मच वाज पेड फॉर द बैंक अकाउंट फॉर रेंट एंड रेट्स। बड़ा आसान है ये, इसका अकाउंट हम बना लेंगे ना, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट इधर आ जाती है, बट आपको पता है 76230 की ये निकालते होते हैं ना, ये तो हम बेनिफिट फिगर से निकालते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में हमें दी हुई है। रेंट एक्रूड कितना है बेटा, ओपनिंग 4000, कैरिड डाउन कितना है 6500, प्रीपेड 770 है, और प्रीपेड कैरिड डाउन जो है आपका वो 820। हमें क्या चाहिए बेटा, हमें कैश फिगर चाहिए, हमें बैंक फिगर चाहिए। वो हमारा डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगी डी। कहते तो मैं निकाल लेता हूँ, प्लस 76230 प्लस 820 -770 और -6500। तो 73780 आपका आंसर आ जाएगा, बी आंसर है आपका। 73780 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी। चलते हैं, collection of which error would require an entry in the suspense account।
कौन सा एरर ऐसा है जो सस्पेंस अकाउंट, जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होता है, इससे सस्पेंस अकाउंट भी इफेक्ट होता है। सेल्स इनवॉइस 45 वाज ओमिटेड फ्रॉम द सेल जर्नल, इसमें नहीं होता बेटा। सेल जर्नल का मतलब है पूरी एंट्री ओमिट हुई है। ड्राइंग 60 वर डेबिटेड इन द कैश बुक एंड वर क्रेडिटेड इन द ड्राइंग्स अकाउंट, ये ऑपोजिट है, कंप्लीट रिवर्सल है। व्हीकल रिपेयर वर डेबिटेड टू व्हीकल एट कॉस्ट, ये भी नहीं आएगा। वेजेस 150 वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द वेजेस अकाउंट एंड डेबिटेड इन द कैश बुक। आपने कहना था वेजेस टू कैश, आपने वेजेस को डेबिट कर दिया और कैश को भी डेबिट कर दिया, अब इसमें सस्पेंस आपको इफेक्ट करेगा। 7 का आंसर जो है वो डी है। आगे देखते हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2915. दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट. इट वाज देन डिस्कवर्ड अ बैंक ट्रांसफर ऑफ 150. हमें कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो बैंक ट्रांसफर ऑफ 150 फ्रॉम ए कस्टमर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये कैश बुक की गलती है। A check 450 received from a customer was not recorded on the bank statement, ये आपके एनसी हैं। Check issued 530 to a supplier was incorrectly recorded in the cash book as 350 but was correctly recorded by the bank. ये भी गलती कैश बुक की है बेटा, बैंक की नहीं है। उसने फंसाने के लिए दिया है कि शायद ये एनपी है, ऐसा नहीं है, कैश बुक की गलती है, क्योंकि 530 आपने इशू किया था ना, जबकि आपने रिकॉर्ड किया 350 से। बैंक में तो सही करेक्ट रिकॉर्ड हुआ। बैंक चार्जेस, ये भी कैश बुक की गलती है। When these items were adjusted, the cash book balance agreed with the bank statement. What was the balance shown on the bank statement before any adjustment were made? अब यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, वो उसने बड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। बेटा इस क्वेश्चन में हमें टोटली तौर पे वो बीआरएस बनाने को कह रहा है, लेकिन डबल बैलेंस मेथड से नहीं, रिवाइज्ड कैश बुक मेथड से। क्योंकि डबल बैलेंस मेथड में हमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों का बैलेंस चाहिए होता है, जबकि हमारे पास सिर्फ यहाँ कैश बुक का बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अवेलेबल नहीं है। तो हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को करेक्ट करेंगे, और बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो फाइंड कर लेंगे, गलत वाला बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। यही होता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर। हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको भी ये क्वेश्चन जो है वो करके बताता हूँ कि हम कैसे इसको जो है, सबसे पहले हमें कैश बुक बनानी है बेटा, जैसे बनाते हैं नॉर्मल पूरा बीआरएस का सवाल, वैसे ही ये सॉल्व होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इधर ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा 2915, ठीक है जी। फिर देखिए बैंक ट्रांसफर 150 फ्रॉम ए कस्टमर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, रिसीट है आपकी बैंक ट्रांसफर, पैसे आ रहे हैं 150, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये आपकी एनसी है, ये तो नहीं आने ना इसमें। फिर चेक था 530 का, इशू टू ए सप्लायर। बेटा आपने 530 कैश बुक में क्रेडिट करना था, लेकिन आपने 350 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 350, क्रेडिट कितना किया, सिर्फ 350 क्रेडिट किया। इसका मतलब है कि आपको 180 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। ये आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक हैं जो कि अंडर कास्ट हो गए। एनपी क्या होते हैं, एनपी होते हैं जो कैश बुक में क्रेडिट होते हैं, बैंक में डेबिट नहीं होते। कहता है बैंक में डेबिट हो गए हैं, लेकिन कैश बुक में आपने क्रेडिट करने थे कितने से, 530 से, आपने 350 से क्रेडिट की। अब क्या करना पड़ेगा, 180 से और क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, तो वो ठीक हो जाएंगे। बैंक चार्जेस हैं, वही पेमेंट है आपकी, क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे 25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका कैरी डाउन जो है वो आ जाएगा, कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस आप फाइंड जो है वो कर लेंगे। कितना है जी, 2915 प्लस 180 प्लस 25 और माइनस 150, आपका आंसर आ जाएगा ये 2956। अब आपने बनानी है, क्या बना, बीआरएस। तो बीआरएस में हम क्या करते हैं जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं जी, कैश बुक के बैलेंस से, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट दिया हुआ है, और वो कितना है 2950। इसी से ऐसे बीआरएस बनाते हैं। आप क्रेडिट बैलेंस होगा जब कैश बुक का, तो उसमें आपको पता है कि एनसी क्या हो जाते हैं बेटा, लेस, और इसमें एनपी क्या हो जाते हैं बेटा, ऐड। तो सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, एनपी क्या हो जाते हैं, माइनस, प्लस एनपी, और ऐड हो जाते हैं, आपको क्या बोला, एनसी। एनपी तो है ही नहीं यहाँ पे ना सर, ये लिखे हुए हैं, ये बेटा हो चुके हैं पहले ही रिकॉर्ड, ये सही है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो 450 के आपके सिर्फ एनसी है, जो इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे 450 के, और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। मेरी कैलकुलेशन में कोई गलती की है मैंने,
मैं भी चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेटर मेरा जरा वीक है। 2915 प्लस 180 प्लस प्लस 25, 3120 माइनस 150, ये 2970 आ रहा है। ये 2950 नहीं है, ये 2970। ठीक है जी। 2970 में हम इसको ठीक करके लिख लेते हैं जी। 2970 इधर भी आ जाएगा आपका। जो वीएस बनानी है तो कैश बुक का बैलेंस जो क्रेडिट है वो 2970 है, उसमें ऐड कर देंगे बेटा 450, तो आपका आंसर आ जाएगा 3420। हमारा बैंक स्टेटमेंट का आंसर आ जाएगा। और आपको पता है बैंक स्टेटमेंट का आंसर जो है वो ऑपोजिट होता है। कैश बुक का आंसर क्या था बेटा? कैश बुक का हमारा जो बैलेंस था वो क्या था? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। उसका क्या होगा बेटा? डेबिट बैलेंस होगा आपका। 3420 डेबिट, सी इज गोइंग टू बी द आंसर। 3420 डेबिट आपका पूरी मीरे से बनाने को दे दी उसने, एक तरह से अगर आप देखें। कैश बुक भी बनाई है, वो भी बनाई है। सर प्रॉब्लम क्या थी इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम ये थी कि एक तो क्रेडिट बैलेंस था, उसको जरा ध्यान से देखना था, और 3420 डेबिट निकलेगा बैंक स्टेटमेंट का। और दूसरा जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो सिंपल वाली बात ही है, व्हाट वाज द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड। तो ये जो हम बैलेंस निकालते हैं बैंक स्टेटमेंट का एंडिंग में रिवाइज कैश बुक में, ये कौन से वाला होता है? ये बैंक स्टेटमेंट का गलत वाला बैलेंस ही होता है। ये बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टमेंट से पहले वाला बैलेंस ही होता है जी। विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ए सेल लेजर कंट्रोल। एसएलसी में क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव तो आता ही नहीं, डिसऑनर चेक डेबिट पे आता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू अकाउंट भी डेबिट पे आता है, सेट ऑफ अमाउंट इन द परचेज लेजर ये आपकी क्रेडिट पे आता है, सेट ऑफ अमाउंट इन द परचेज लेजर ये आपकी क्रेडिट पे आएगी। A trader bought a machine on 1st January. He depreciated it at the rate of 10% per annum using straight line method. He sold the machine on 1st January for 4,000. The profit on disposal was 200. How much had the machine cost on 1st January? लो जी, तो उसने कहा है कि मशीन की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। ठीक है जी, देखने को टेक्निकल सवाल है, लेकिन आप जब ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। सवाल है टेक्निकली। देखिए बेटा, प्रॉफिट हो रहा था आपको 200 का, इसका मतलब है कि आपके मशीन की बुक वैल्यू 3800 थी। जब आपने इसको बेचा 4000 का, तो आपको प्रॉफिट हुआ 200। 3800 उसकी बुक वैल्यू थी, बेचा आपने 4000 का, तभी आपको प्रॉफिट हुआ 200 का। अब बेचा आपने कब है? 2 साल बाद। इसका मतलब है कि 3800 की जो बुक वैल्यू आपको निकल आ रही है, ये आपके सामने नजर आ रही है, 3800 की बुक वैल्यू, ये 2 साल बाद की वैल्यू है। यानी इस पर 2 साल डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो दिस 3800 जो है ये बराबर है 80%, 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्योंकि इस पर 10% के हिसाब से 2 साल डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो 3800 डिवाइडेड बाई 0.8 आप करेंगे, तो आपके पास एसेट की कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि 20% तो इस पर ऑलरेडी माइनस हो चुका है ना 475 से। अब अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि बी आंसर है 4750, पहले इसका 10% निकालें, 475 वो माइनस कर दें, फिर 475 माइनस कर दें, तो आपका 3800 ही आ जाएगा। तो 4750 is the cost of the asset, because 3800 is the book value, which is after subtracting depreciation of 10% each year. 10%, then again 10%. Business has a financial year end of 31st December. It purchased a vehicle on 1st January 2019 for 30,000. The business depreciate vehicle at the rate of 20% per annum using reducing balance method. Depreciation is charged on a month-by-month basis. Vehicle was sold on 30th September 2021. A profit on disposal of 3,000 has been calculated. However, no entries had been made to record the depreciation for 2021. आपने 2021 की depreciation रिकॉर्ड की ही नहीं। What was the effect of not recording the depreciation for 2021 on the profit on disposal? प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभी हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा? 3000। अब देखते हैं 30,000 की डेप्रिसिएशन है बेटा, 20% होगी। हमने कब खरीदा था? जनवरी 2021 में, 2019 में। जनवरी में होगी कितनी? 6000। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ।
जनवरी में 30,000 पे हम डेप्रिसिएशन जो है वो लेंगे 20%, ये आ जाएगी 6,000। अगले साल आप लेंगे 30,000 में से 6,000 माइनस करेंगे और जो आएगा उसका लेंगे 20%, तो ये आ जाएगी आपकी 4,800, ठीक है ना। अब वो कहता है कि 19 में आपने लिए, 20 में आपने लिए, लेकिन आपने सितंबर की जो डेप्रिसिएशन है मंथ टू मंथ बेसिस है ना, तो सितंबर की जो 9 मंथ की डेप्रिसिएशन है वो आपने कैलकुलेट नहीं की। 9 मंथ की डेप्रिसिएशन अगर आप करते तो हमारा प्रॉफिट 3,000 आता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 साल डेप्रिसिएशन करें और तीसरे साल की डेप्रिसिएशन आप ना करें तो आपके प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पर क्या इफेक्ट कर पड़ेगा। तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन के बाद हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होती है बेटा, 10,800। आपकी बुक वैल्यू 30,000 में से माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आपकी आ जाएगी 19,200 की। बुक वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 19,200 की। और वैसे कैसे बुक वैल्यू आपकी आनी थी, यानी अगर आप 2 साल करें तो आपकी बुक वैल्यू कितनी आती है, 19,200। और अब इस पर मजीद डेप्रिसिएशन अगर हम लेंगे 7 मंथ्स की, 19,200 इंटू 20%, 9 मंथ्स की सॉरी, इंटू 9/12, वो मैं निकालता हूँ, तो वो डेप्रिसिएशन आपकी आती है 2,880। तो ये 2,880 जो है यही हमारा आंसर है असल में, क्योंकि ये हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है जी। अगर हम 2,880 19,000 में से माइनस कर दें, -2,880, तो आपका आंसर आता है 16,320। तो क्या होगा कि आपने डेप्रिसिएशन क्योंकि माइनस नहीं की हुई, इसलिए आपकी वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं उसे ज्यादा शो हो रही है, जबकि आपकी वैल्यू होनी चाहिए 16,320। यानी हमने 16,320 के हिसाब से डेप्रिसिएशन प्रॉफिट निकाला हुआ है, किस हिसाब से, 3,000 प्रॉफिट निकाला हुआ है किस हिसाब से, जब आपकी बुक वैल्यू 19,200 की 2 साल की डेप्रिसिएशन, जबकि लेनी थी आपने 16,320 से। तो कितनी डेप्रिसिएशन आपने नहीं ली, 2,880 आपने माइनस नहीं किया, उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है डिस्पोजल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी असल में एसेट की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू 163 कम है, कम होगी, आप बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। अभी आपने 19,200 रिकॉर्ड करके प्रॉफिट निकाला है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल अंडरस्टेट कर जाएगा 2,880 से, क्योंकि 2,880 का आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जो है 2,880 से अंडरस्टेट कर जाएगा। सी आंसर है इसका। प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे इफेक्ट पूछ रहा है। आपका प्रॉफिट 3,000 होता है कब, जब आपका एसेट बिकता है 22,200 का, 22,200 का, और आपने उसकी बुक वैल्यू कितनी अज्यूम की हुई है, 19,200। लेकिन जब आप 16,320 जो उसकी असल बुक वैल्यू है आफ्टर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 2021, तो उसकी बुक वैल्यू 16,320, तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा ना। तो आपने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ 3,000 का, वो क्या है, वो 2,880 अंडरस्टेटेड है, असल प्रॉफिट आपका 5,880 होना चाहिए था। तो ये हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा ये मुश्किल था, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा टेक्निकल करके थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में पूछा है। कहते तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, देखिए 19,200 2 सालों की डेप्रिसिएशन है, बेचा आपने 22,200 का है, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का, लेकिन असल में उसकी बुक वैल्यू 3 साल बाद कितनी होनी चाहिए थी, 16,320। उसको आप बेचेंगे 22,200 का, तो आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 5,880। अब आप 3,000 प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, आप अपनी प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल को कम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितने से, 2,880 से। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल इज गोइंग टू बी अंडरस्टेटेड बाय 2,880। Which item should be treated as capital expenditure? Cost of a printing for an existing computer system, rent paid on a factory while the company negotiated the purchase of the factory, repainting the wooden office door, repair cost to a car which are not covered by insurance. तो इसका आंसर है ए, कॉस्ट ऑफ ए प्रिंटर फॉर एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि प्रिंटर एक अपना एक एडिशनल नॉन करंट एसेट है, ठीक है जी, इक्विपमेंट के अंदर ये आता है, और ये नॉन करंट एसेट है, और उसको खरीदने पर जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बी नहीं होगा आपका बेटा, क्योंकि अभी बिल्डिंग खरीदी नहीं ना आपने, नेगोशिएशन है, बिल्डिंग खरीदी नहीं है, तो वो एक्सपेंस ही है, फिर रिपेयर रिपेयर तो आपका एक्सपेंस ही होता है, आपको पता ही। Mia has agreed to supply goods to a customer on a sales or return basis. At the end of our financial year, the customer has not indicated whether they will keep the goods.
सेल्स और रिटर्न बेसिस का पॉइंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होता है बेटा? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, सी। क्योंकि आप जब चीजें आप जब बेचते हैं तो इनवाइस के बाद जब वो बिक जाती हैं तो हम सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे पैसे दिए हों या ना दिए हों। लेकिन बेटा यहाँ पे तो सेल हुई ही नहीं, क्योंकि सेल्स और रिटर्न बेसिस को हम सेल कंसिडर नहीं करते। लिहाजा हम कोई एंट्री पास इसमें नहीं करेंगे। किस कॉन्सेप्ट के तहत? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तहत। कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब सेल हो जाए, चीजें चली जाएं, पैसे दिए और ना दिए हों, लेकिन सेल्स और रिटर्न बेसिस तो होती ही नहीं ना। सेल्स और रिटर्न बेसिस में तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं, क्योंकि सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब है चीजें आपकी सेल हुई ही नहीं। तो वो हम उसको मैनेज करेंगे कि हम उसको शामिल नहीं करें। तो ये हमारा पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ पेपर के क्वेश्चंस थे जो हमारे रहते थे पिछले पेपर के, तो मैंने कहा वो भी आपको साथ में मैं वो करवा देता हूँ। ये 12 के थे। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर इट हैज बीन अर्न? तो वो आपका बेटा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियलाइजेशन। ठीक है ना? ये रेवेन्यू कब हम रिकॉर्ड करेंगे? जब हम उसे कमा लेंगे। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, सेल्स आर रिकॉर्डेड जब वो कमा लेते हैं आप, चाहे आपने पैसे दिए हो या ना दिए। ठीक है जी। एक्रूअल भी आता है इसके अंदर, लेकिन अगर एक्रूअल इसमें क्योंकि मौजूद नहीं है तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के तौर पे आ जाएगा। अ सोल ट्रेडर हैज changed the method of depreciating his machinery from the reducing balance method in the year 1 to the straight line method in the year 2 of trading. The same percentage rate of depreciation is used in both cases. ठीक है जी, परसेंटेज सेम है। तो क्या होगा आपको पता ही है कि जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ईयर 1 से आप स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है वो जाएंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2? तो ईयर 2 के प्रॉफिट पर जो है वो कहता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है कि सेकंड ईयर के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हम माइनस करने के बाद लेते हैं ना। तो सेकंड ईयर में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में तो सेम रहनी है। 10,000 पे 10% वो 1,000 ही है। लेकिन अगले साल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप लोग 9,000 पे 10% कम हो जाएगी 9। ठीक है ना? तो नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप क्या कहते हैं उसे, रिड्यूसिंग फ्रॉम द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इन द ईयर 1 टू द स्ट्रेट लाइन मेथड इन द ईयर 2? तो आपकी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट जो है वो आपका जो है कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, और आपकी नेट बुक वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, हायर हो जाएगी। देखो ना, एक सेकेंड। मेथड इन द ईयर 1 टू द स्ट्रेट लाइन मेथड इन द ईयर 2 ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा, असल बात मैं आपको एक बात बताऊं कि नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर में, ईयर 1 में आपने रिड्यूसिंग बैलेंस यूज किया है, उस पर तो इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ईयर 2 में जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो आप डेप्रेशन कितनी लेंगे बेटा? 1,000। 10,000 पे 10%, 1,000, जबकि लेनी कितनी थी आपने? 900। तो डेप्रेशन ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लोअर। ठीक है जी, प्रॉफिट आपका लोअर हो जाएगा डेप्रेशन ज्यादा होने की वजह से। और नेटबुक वैल्यू भी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। डी आंसर है, लोअर लोअर दोनों लोअर हो जाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और आपकी नेटबुक वैल्यू भी कम हो जाएगी। Paul has a year end of 31st December. On 1st January, he bought a non-current asset for 10,000. He sold it on 1st January 2021 for 8,500. Paul usually provide at the rate of 10% per annum. Full year depreciation is charged in the acquisition, nothing in the year of disposal. He forgot to provide for any depreciation on this non-current asset. What was the effect of this error on Paul's profit for the year ended 31st December 2021? तो 2021 पर क्या इफेक्ट उसका जो है वो होगा? कहते हैं जी, पॉल यूजली प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और अच्छा हाँ ठीक है, इसमें जरूरत नहीं है ना, एक ही साल की है तो मेथड का हमें ऐसा मसला नहीं है। वो कहता है फॉरगॉट टू प्रोवाइड फॉर एनी डेप्रिसिएशन ऑन दिस नॉन करंट एसेट। इस एरर का पॉल के प्रॉफिट पर वो कहता है कि क्या इम्पैक्ट जो है वो आएगा। हमने उसको देखें जनवरी 2020 में किया था, चेस 10,000 का।
और बेचा हमने कितने सालों बाद है बेटा? 20 में हमने इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। और हमने इसको बस 20 में यूज किया है, हमने 21 में तो उसको सेल कर दिया ना स्टार्ट में। तो 10,000 और 8,500 का डिफरेंस अगर आप निकालें तो आपने प्रॉफिट लॉस शो किया हुआ है कितने का? 8,500 के हिसाब से 1,500 का आपने लॉस शो किया इस वक्त। इस वक्त आपने 1,500 का लॉस शो किया हुआ है कि आपको 1,500 का लॉस हुआ, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड नहीं हुई। अब जो आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 10,000 में से माइनस करेंगे 1,000, आपकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 900, ठीक है ना? ओ सॉरी, 9,000। आपने बेचा कितने का बेटा? 8,500 का। तो आपको असल में लॉस जो हो रहा है, एक्चुअल लॉस जो आपको हो रहा है, वो आपको हो रहा है कितने का? 500 का। लेकिन आपने क्योंकि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, तो आप लॉस रिकॉर्ड कर रहे हो 8,500 के हिसाब से बेच के 1,500 का, जबकि 1,000 डेप्रिसिएशन हुई है, लॉस आपका 500 का, ठीक है जी। तो आपका प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा? इसका प्रॉफिट विल बी 1,000 लोअर, क्योंकि आपने बेसिकली एक्सपेंस में लॉस रिकॉर्ड करना था 500 का, आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 1,000 1,500 का, तो 1,000 से आपने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट 1,000 से लोअर आ रहा है। तो बी आंसर है आपका 1,000 लोअर, आपका आंसर आ जाएगा। Business depreciate its machinery at 10% using straight line method on a month by month basis. Business financial year end is 30th June. Machinery which had cost 6,600 on 1st April was sold on 30th November. The profit on sale was 350. What was the sale proceeds? तो बेटा डेप्रिसिएशन आपको निकालनी पड़ेगी। 6,600 कॉस्ट थी 1 अप्रैल 2020 को, बेचा आपने 30 नवंबर 2021 को है। अच्छा, और मंथ बाय मंथ बेसिस है। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? 30 जून को। तो पहले आप 20 में लेंगे अप्रैल मई और जून की डेप्रिसिएशन। 6,600 पे 10% आप निकालें, आता है 660 इंटू 3/12, 3 महीने की आएगी, वो आएगी बेटा 165, ठीक है। उसके बाद 20 से लेके 21 तक पूरे साल की आप लेंगे, वो 660 आ जाएगी पूरी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। 825 आ गई डेप्रिसिएशन आपकी टोटल। और फिर जुलाई अगस्त, यानी आगे जो आपने जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 मंथ्स की आपको और लेनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन मेथड से। 660 इंटू 5/12, तो आ जाएगी 275 प्लस 825, तो 1,100 की आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 6,600 में से आप 1,100 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका, ओहो, 5,500 आ जाएगा। बेचा आपने 350 का है, तो आपको लॉस हो जाएगा बेटा 5,150 का। ये आंसर आ जाएगा, 5,150 का आपको लॉस हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा था दोबारा इसको। 6,600 बेटा कॉस्ट थी, अप्रैल में लिया था आपने 20 में, मंथ टू मंथ बेसिस है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 6,600 में लेंगे 10% अप्रैल मई और जून की, 3/12, तो जून 20 आ गया आपका, डेप्रिसिएशन निकाल ली 165 आती है 3 मंथ। फिर जून 20 से लेके जून 21 तक लेंगे पूरे साल की, वो 660 आ जाएगी। और फिर जून जो 21 है, 30 जून 2021 है, उससे ऑनवर्ड्स लेनी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर की 5 महीने, तब बेचा है ना। इन तीनों को ऐड करके 6,600 में से माइनस कर देंगे, 1,100 आता है, 5,500 आ जाएगा। बेचा आपने 350 का है, तो 5,150 का आपको लॉस हो जाएगा। Why does a business maintain sales and purchase ledger control accounts as part of the double entry accounting system? It allows a trial balance to be prepared easily from the nominal ledger. It can involve separate employees, which makes fraud more difficult. There is no need to keep sales and purchase journals. There is no need to reconcile with personal account for customer and suppliers. तो ए आंसर है 1 और 2, क्योंकि वो कहता है कि why does a business maintain sales and purchase ledger control account as part of the double entry? तो एक तो ये कि वो ट्रायल बैलेंस जो है टू बी प्रिपेयर्ड इजीली फ्रॉम द नॉमिनल लेजर से बन सकता है, क्योंकि आपके पास जो है कंट्रोल अकाउंट का आंसर होता है ट्रेड रिसीवर्स का। फिर सेपरेट एम्प्लॉयज हम रखते हैं, कंट्रोल अकाउंट बनाने के अलग हैं, जो कि फ्रॉड के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और देर इज नो नीड टू कीप सेल्स एंड परचेज जर्नल्स, ये तो गलत है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और देर इज नो नीड टू रिकनसाइल विद पर्सनल अकाउंट फॉर कस्टमर एंड सप्लायर, इसका भी कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि जरूरत होती है ना, जरूरत होती है, ठीक है जी। तो ये बिजनेस का रीजन नहीं है। डॉग रिसीव्ड हिज बैंक
बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, ही अपडेटेड द कैश बुक एंड प्रिपेयर द बैंक, व्हिच आइटम विल अपीयर ऑन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, बीआरएस में कौन से आएंगे आपको पता ही है। नो नो यस, ए आंसर है, क्योंकि बैंक चार्जेस भी आपको पता है कैश बुक में आते हैं। कस्टमर पेमेंट्स बाय डायरेक्ट डेबिट, ठीक है जी, बैंक ने डायरेक्ट डेबिट कर दी है, हमने डायरेक्ट डेबिट अभी तक नहीं किया। ठीक है जी, तो ये भी आपके इधर आते हैं, कैश बुक क्रेडिट साइड पे आते हैं, बैंक में नहीं आते। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट हमारे आते हैं, यस, तो ए आंसर है इसका। नो नो यस, क्योंकि आपके बैंक चार्जेस भी पेमेंट है और आपकी जो कस्टमर पेमेंट्स बाय डायरेक्ट डेबिट है ये भी पेमेंट है। बैंक डेबिट कर रहे हैं, हमने कैश बुक में क्रेडिट करना है, ये पेमेंट है आपकी। 31 दिसंबर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है, had a balance of 19,100 while the total balance in the sale ledger was 20,900. Following reconciliation had been prepared after the errors were located. Balance of sale ledger, what is the correct amount of total trade receivable as shown in the statement of financial position? तो कहते हैं जी करेक्ट अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल्स की हम उसमें जो है वो क्या शो करेंगे। तो आपको बैलेंस दिया हुआ है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का, देखिए क्रेडिट सेल्स ओमिटेड फ्रॉम द सेल जनरल 1600, ये आपकी ऐड हो जाएंगी, दोनों में आएंगी। और डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड अंडर स्टेटेड इन द सेल लेजर, ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड अंडर स्टेटेड इन द सेल लेजर, तो ये इसमें तो नहीं आना था ना 200, ये 200 जो गलती है ये आपकी इसमें इसमें इफेक्ट तो नहीं इसका पड़ना था, इसका इफेक्ट तो पड़ना था उसके अंदर,